हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, आपके एग्जाम में कितने प्रकार से ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। देखिए, डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल, ये फिर है लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। और इस तरह भी पूछ सकते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर डायनेमिकल सिस्टम, लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर होलोनोमिक सिस्टम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लैग्रेंजेस इक्वेशन भी डायरेक्ट लिख सकता है कि डिराइव लैग्रेंजेस इक्वेशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिराइव एलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो यहाँ एलर लैग्रेंजेस इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैग्रेंजेस इक्वेशन में एलर का थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला जाता है। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है डिराइव लैग्रेंजेस इक्वेशन इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो आप यही जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं उसी को आप एग्जाम में लिख के आइएगा। और अगर ऐसा लिखा हो कि डिराइव लैग्रेंजेस इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, या फिर यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो इसको आप नहीं लिख के आइएगा। आपको फिर हम एक अलग इस पर वीडियो बनाएंगे, तो उस पर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और उसका फिर नोट्स बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैग्रेंज हम इस वीडियो में पहले ही बता देते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज होगा। जो आप इसमें लैग्रेंजियन इक्वेशन जब आप पढ़िएगा तो इसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, वैसे हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। देखिए, इंटीग्रेशन है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो दोनों का दोनों है, अलग अलग टर्म का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है वो किसी और टर्म का फंक्शन है, ये सेकंड टर्म है किसी और का फंक्शन है। जब दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे उस टाइम में जो इंटीग्रेशन करना होता है वो बाय पार्ट्स के हेल्प से इंटीग्रेशन करते हैं। और फर्स्ट टर्म का क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं, और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिर माइनस का साइन होता है, फिर इस फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लेकिन उसको पहले इंटीग्रेशन का साइन लगता है। फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं और उसके होल इंटीग्रेशन फिर किया जाता है। ठीक है, इस दोनों टर्म का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन करने का होता है। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसका यूज होगा इस जब आप इसको प्रूव कीजिएगा लैग्रेंजेस इक्वेशन को। और इस वीडियो में हमें देखना क्या है, इस जो आपके सामने स्क्रीन पर है उसको तो प्रूव करना है लैग्रेंजियन इक्वेशन को, और इसका जो इक्वेशन हमको फाइनली जाना है वो कहाँ तक जाना है ये आपके सामने देखिए। ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसको प्रूव करना है, बस कहानी इतना ही है। तो चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे नोट्स हम दे रहे हैं। देखिए, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल पढ़े हैं, इस पर भी वीडियो बना चुके हैं, हम नहीं देखेंगे तो देख लीजिए जाकर। उस हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल से हमें ये इक्वेशन मिला है, और ये इक्वेशन पे हम डिराइव करेंगे इस लैग्रेंजेस इक्वेशन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ लैग्रेंजेस जो है मेरा वो क्या है, किस किस पर डिपेंड करता है, किस क्वांटिटी का फंक्शन है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का डेरिवेशन का भी फॉर्म है, फंक्शन है, और टाइम का भी फंक्शन है। तो इसी को इस पे हम फिर अप्लाई करेंगे ईलर थ्योरम। ईलर थ्योरम, अगर कोई भी क्वांटिटी किसी का फंक्शन हो, से यहाँ पे लैग्रेंजेस थ्योरम, जो लैग्रेंजेस है वो किसका किसका फंक्शन है, तीन क्वांटिटी जो आपको दिख रहा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डेरिवेशन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम। तो इसको ईलर फॉर्म के हेल्प से इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह के इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ईलर थ्योरम का जो इक्वेशन है वो आपके स्क्रीन पर है, उसकी मदद से आप
इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका डेरिवेशन के फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है, कर्ल ऑफ डेल डिवाइडेड बाय कर्ल क्यू। तो यहाँ पर, और यहाँ देखिए ये है वेरिएशन इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो हो एल वही यहाँ पर रहेगा। देखिए तीनों टर्म में एल ही है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें वो नीचे है। और यहाँ वेरिएशन, और यहाँ जो वेरिएशन है जिसके रिस्पेक्ट में करें उसका वेरिएशन, यहाँ पर देखिए इस एल को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डेल एल बाई डेल क्यू है, और वेरिएशन इन डेल क्यू है। क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए डेल एल को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्यू एल के रिस्पेक्ट में, और ये पार्शियल डिफ्रेंशिएट हो रहा है। और फिर वेरिएशन इन डेरिवेशन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो टाइम है, ये जो डेल टी है, वो टाइम वेरिएशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि पहले यहाँ देखिए यहाँ पर जो टाइम चल रहा है वो टाइम आप कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। जो T1 और T2 यहाँ पर वेरिएशन जो है ना, इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, P पॉइंट पे, यहाँ पर जो वेरिएशन इन टाइम है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ टाइम कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। ये जो पॉइंट है इस पर टाइम कोई चेंज नहीं होगा, नो वेरिएशन इन टाइम। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट लेना है, जिसके कारण वेरिएशन इन टाइम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वही वहां पर यहाँ पर लिखे हैं। इसलिए इस डेल टी जब हमारा 0 हो जाएगा, तो जब इसमें प्रोडक्ट होगा 0 डेल एल बाई डेल टी में, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख दिए, और इस टर्म को अभी हम ऐसे ही लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म को अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टर्म है। दो टर्म कौन कौन से हैं, ये वाला जो टर्म है एक अलग टर्म है, और ये वाला टर्म अलग टर्म है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हेल्प से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को। और चूँकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो फॉर्मूला है वो आपके वीडियो का स्टार्टिंग में हम दे चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या किए, छोड़ दिए, उसको कुछ नहीं किए। सेकंड टर्म के साथ इंटीग्रेट किए, और फिर माइनस का साइन होता है, वो माइनस का साइन लग गया यहाँ पे। फिर देखिए उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहाँ पर लिमिट ना देने के कारण क्या है, यहाँ पे लिमिट ना दिए हैं, इसका कारण है कि पहले हमारा यहाँ पे लिमिट लग चुका है, टाइम T1 टू T2। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म का वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे, 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहे, तो आप इस टर्म को डायरेक्ट यहाँ पर 0 कर सकते हैं। यानी कि आप डेल एल बाई डेल क्यू जो है, डेल एल जो डिफ्रेंशिएट हुआ है डेल क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में, उसके इंटू 0 कर सकते हैं आप। लेकिन आप 0 अगर 6 मार्क्स का है तो फिर आप पूरा यहाँ पे शो करना होगा, क्योंकि कि आप यहाँ पे 0 कैसे लिखे हैं। तो आप डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आप कैसे लिख के आएंगे, कितना मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस तरह आप क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। इस टर्म को अब जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ज्यों का त्यों उतारिए, एज इट इज रहने दीजिए इसको। आपको जो भी करना है वो इन दोनों टर्म के साथ करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 0 आएगा कैसे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो टर्म है वो एकदम डिट्टो यहाँ पर वैसा ही टर्म है ना। बस सिर्फ प्रॉब्लम है तो डिफरेंट जो है सिर्फ लिमिट में है, लिमिट यहाँ पर नहीं है और यहाँ लिमिट दिया हुआ है, जिस कारण से ये टर्म 0 हो जाएगा। और फिर चर्चा करते हैं कि ये 0 होगा कैसे, में रखे हैं। और फिर देखिए यहाँ पर इस डेल को, डेल्टा को, सॉरी डेल नहीं डेल्टा है वो, उसको डेल्टा बोलेंगे, डेल इसको बोलेंगे, जिसको कर्ल बोलते हैं उसको डेल बोल सकते हैं।
और ये वाला टर्म डेल्टा होगा। ठीक है, डेल्टा कैसे भी लिखा जाता है, ट्रायंगल को उल्टा कर दो तो ऐसा उसी को कहते हैं डेल्टा। देखिए इस टर्म को ऐसे उतार दिए और यहाँ डेल्टा को अंदर कर दिए और जो डेरिवेटिव है कंप्लीट डेरिवेटिव उसको हम बाहर कर दिए हैं। ठीक है, देखिए और फिर dt का dt है और इस टर्म को भी वही करेंगे जो यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ पर किए वही सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। वही किए, जो डेरिवेटिव है उसको बाहर निकाल दिए और जो डेल्टा है उसको अंदर कर दिए। ठीक है, और इस टर्म को भी कुछ नहीं करना है, इस टर्म को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि हमको जो आंसर जो लाना है वो इसी के टर्म में लाना है जो इसको हमको प्रूव कर। ये dt और dt हो गया कैंसिल, ऐसा पिछले क्लास में पढ़े होंगे क्यों है कैंसिल हुआ, वो मैथ में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है d डेल क्यू डेल्टा क्यू। ठीक है, और इस ये टर्म तो ऐसा ही है, वैसा ही d2 लिखें, वैसा ही सेम जिस प्रकार यहाँ पर हुआ वैसा भी यहाँ पे होगा। ठीक है, सेम इस टर्म तक हम लोग पहुँचे थे, इस इक्वेशन तक। उसके आगे अब इसका इंटीग्रेशन जो हो रहा है इसको तो डिटो उतार दिए, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, डी डेल्टा क्यू से dx का अगर इंटीग्रेशन करते थे तो क्या लिखते थे, x लिखते थे ना, तो वही x की जगह पे क्या यहाँ पे डेल्टा क्यू है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका। और लिमिट दिया हुआ है टाइम t1 से t2, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसा ही सेम यहाँ पर, बस सिर्फ यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो नहीं है, जिस कारण से ये टर्म जीरो ना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट जो है t1 और t2 वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अब लिमिट यहाँ पुट कर रहे हैं, इस जगह पे लिमिट पुट कर रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा क्यू जब t2 है वहाँ पर डेल्टा क्यू यानी कि क्यू का जो वेरिएशन होगा वो कितना होगा, और टाइम t1 पे जो डेल्टा क्यू है उसका वेरिएशन कितना होगा। तो देखिए इसका वेरिएशन क्या होगा, जीरो होगा, इसका वेरिएशन जीरो होगा, जिसका दोनों का माइनस करने के बाद क्या होगा, वैल्यू जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाता है तो इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होता है उस ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का वो P और Q पॉइंट पे चेंज नहीं होता है, और टाइम तो है P पॉइंट पे टाइम t1 है और Q पॉइंट पे टाइम t2, तो इसीलिए जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा जो उसमें वेरिएशन एट द टाइम t1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेम जब पॉइंट t2 पर भी क्या होगा, वेरिएशन इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज ज़ीरो, इसलिए वहाँ पर ज़ीरो वैल्यू पुट किए हैं, यहाँ पर लिख भी दिए हैं डेल क्यू के इज ज़ीरो एट द पॉइंट। इसलिए हम बोले थे कि आप डायरेक्ट अगर 4 मार्क्स का होगा तो आप डायरेक्ट जो 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 लाइन था जहां हम बता रहे थे अभी इसी वीडियो में बताएं आपको कि डेल एल बाय डेल क्यू डॉट है, उसके यहाँ पर डायरेक्ट आप जीरो मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं। लिख क्यों सकते हैं वो तो आप समझ गए। अगर 4 मार्क्स का होगा तो ऐसा लिखना, नहीं तो अगर 6 मार्क्स का होगा तो पूरा आपको डेरिवेशन करके दिखाना है। तो इस कारण से ये टर्म हमारा पूरा हो जाएगा जीरो, और हम बता रहे हैं बार बार कि यहाँ लिमिट ना होने के कारण इस जगह पे ये डेल्टा क्यू हमारा बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया। अब इस टर्म को हटा देते हैं क्योंकि ये जीरो है, तो इस टर्म को हटा दिए। अब डायरेक्ट लिखते हैं इस टर्म को जो यहाँ लिखा हुआ है, और ये भी टर्म यहाँ हम डायरेक्ट कॉमन ले लिए। आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं और उसके बाद कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले लिए हैं। ये इंटीग्रेशन है, दोनों में सेम है, यहाँ आ गया। और ये टर्म है, ये वाला टर्म, और हमें देखिए ये टर्म आ गया यहाँ पर, और माइनस का साइन जो है
यहाँ पर देखिए माइनस का साइन, ये माइनस का साइन यहाँ इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन क्या क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन तो ये तो आ जाएगा ही बाहर। ये देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, डेल क्यू, डेल्टा क्यू और डी टी दोनों में है, तो दोनों को कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए और ये टर्म बचा है उसके बाद अंदर, और इक्वल टू 0। देखिए अगर आपके पास x इंटू आई रहे इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या समझते हैं, या फिर x 0 होगा या फिर y 0 होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का दोनों टर्म 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई है और इक्वल में क्या है 0 है, तो इसका कहने का मतलब है कि दोनों में से एक टर्म तो 0 होगा, नहीं तो फिर दोनों टर्म 0 होगा। लेकिन यहाँ डेल्टा क्यू है वो है आर्बिटरी, जिस कारण से क्या होगा कि इसी को इक्वल में 0 होना पड़ेगा, इसी ये टर्म के इक्वल होगा 0, तो वही हुआ है 0। और हमको लाना क्या था, यही फॉर्मूला को प्रूव करना है, इस फॉर्मूला को प्रूव करना है। ऐसे ही लिख दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से -1 को कॉमन ले सकते हैं, -1 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव में आ जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव में आ जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है। और इसी इक्वेशन को बोला जाता है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।